नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या में फिर से स्वागत करता हूं। हम भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना शुरू कर चुके हैं, जिसके तहत हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और उसकी नवीन प्रवृत्तियों को पढ़ना आरंभ किया। नवीन प्रवृत्तियों को पढ़ना आरंभ करने के दौरान हमने भारतीय अर्थव्यवस्था को एक अविकसित रूप में भी देखा है और एक विकासशील रूप में, दोनों हम अध्ययन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत में आर्थिक सुधार। क्या रहेगा? भारत में आर्थिक सुधार। भारत में आर्थिक सुधार। भारत में आर्थिक सुधार किन किन पॉइंटों से आएगा देखना, उसकी बात करें तो उसके अंदर डिस्कस होगा उदारीकरण, आपका निजीकरण, आपका वैश्वीकरण। ये टॉपिक आपके रहेंगे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। इससे पहले समझते हैं भारत में आर्थिक सुधार। भारत में आर्थिक सुधार की बात करें तो हमने अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार देखे थे, कई प्रकार हमने देखा था। विकसित, विकासशील, अविकसित, यानी अर्थव्यवस्था के हमने कई प्रकार के प्रकार देखे थे। अर्थव्यवस्था के क्या देखे थे? कई प्रकार के प्रकार देखे थे। अर्धविकसित है, विकसित है, अविकसित है, विकासशील है, ये सारे प्रकार देखे थे। आज अर्थव्यवस्था के प्रकारों की बात करें तो संरचना के आधार पे, किसके आधार पे? संरचना के आधार पर प्रकार देखते हैं। कितने प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? पहली बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी? पहले भारत के बारे में बात नहीं करें, पूरे विश्व के बारे में बात करें, इकोनॉमिक्स की भाषा में कहें तो पहली है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी? पूंजीवादी। दूसरी कौन सी है? दूसरी है सर समाजवादी। कौन सी है? समाजवादी। दूसरी आपकी समाजवादी। अर्थ समझना है इनका, पूंजीवादी, समाजवादी, दो चीजें हैं अर्थव्यवस्था में। संरचना के आधार पे हो तो थी, इनकी प्रकार थे, विकासशील, ये भी प्रकार ही वैसे देखे तो विकासशील, विकसित, ये वगैरह आ गई। अब देखना पूंजीवादी और समाजवादी देखना। पूंजीवादी किसे कहेंगे सर? सिंपल भाषा में देखो, अर्थ स्पष्ट है। पूंजी यानी सिर्फ इसका ध्येय क्या होगा? इन लोगों का ध्येय क्या होगा? यानी लाभ कमाए। क्या कमाए? सिर्फ क्या कमाना? लाभ कमाना। हालांकि लाभ तो उसका भी कमाना है, लेकिन इनके अंदर क्या होगा? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कह सकते हो कि मेन जो मोटो है इनका क्या होगा? लाभ कमाना। क्या होगा? लाभ कमाना। दूसरा, इनके अंदर क्या होगा? सरकार इतना नियंत्रण नहीं रखेगी। जो निजी क्षेत्र है, कौन से? जो निजी क्षेत्र हैं वो हावी रहेंगे। कौन रहेंगे? निजी क्षेत्र। कौन हावी रहेंगे? निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र हावी रहेंगे, जिसका अर्थ कि मतलब प्राइवेट से कह सकते हो कि प्राइवेट कंपनियां ज्यादा कार्य करेगी। कौन काम करेगी? प्राइवेट कंपनियां काम करेगी। एक ही उद्देश्य रहेगा, लाभ कमाना निजी क्षेत्र के द्वारा। अब ये लोग क्या करेंगे? ये संसाधनों का अच्छे तरह से, संसाधनों का दोहन भी, संसाधनों का जो दोहन है वो क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। संसाधनों का दोहन भी ज्यादा करेंगे। यानी इनका एक ही मोड रहता है, क्या कमाए? पैसा कमाए। क्या कमाए? पैसा कमाए, लाभ कमाए, पूंजी। क्या कमाए? पूंजी कमाए, पैसा कमाए। ठीक है सर। इस पे नियंत्रण किसका रहता है भाई? इस पे नियंत्रण देखो निजी लोगों का। किसका रहता है? निजी लोगों का नियंत्रण। देखिएगा, नियंत्रण की बात करें तो नियंत्रण किसका है? निजी लोगों का। यानी जो प्राइवेट लोग हैं उनका नियंत्रण है। किनका है? प्राइवेट लोग। उद्योग धंधों पर जो नियंत्रण है वो किसका रहेगा? निजी क्षेत्र का। किसका रहेगा? निजी क्षेत्र। अब सर समाजवादी व्यवस्था, नाम से स्पष्ट है, समाज के लिए। किसके लिए? समाज के लिए। इसके अंदर क्या होता है देखो, जो आपके इसका एक उद्देश्य होता है कि क्या करें हम? सार्वजनिक हित की वृद्धि करें। किसकी? सार्वजनिक हित की वृद्धि। सार्वजनिक हित, ये क्या सोचते हैं? सार्वजनिक हित। ठीक है सर, सार्वजनिक हित होता है। अब इसमें मेन उद्देश्य इनका लाभ कमाना नहीं होता। लाभ तो कमाएंगे, लेकिन मेन उद्देश्य लाभ नहीं होता इनका, सार्वजनिक हित होता है। क्या होता है? लाभ तो ये कमाएंगे, लेकिन इनका जो मेन मोटो है, या कह सकते हो जो विशेष उद्देश्य है वो क्या है? लाभ कमाना नहीं होकर सार्वजनिक हित करना। लाभ कमाना नहीं होकर क्या है? सार्वजनिक हित करना। अब सर क्या होगा? इसके अंदर क्या होगा? जो उद्योग धंधे हैं, क्या है? उद्योग धंधे हैं
या जो औद्योगिक इकाइयां हैं उन पर नियंत्रण कार्य कौन करेगा? नियंत्रण का कार्य इन पे करेगी सरकार। कौन करेगी? सरकार। कौन करेगी? सरकार। नियंत्रण का कार्य किसका रहेगा? सरकार का रहेगा। किसका रहेगा? सरकार का। अब सरकार क्या करेगी कि ऐसी नीतियां बनाएगी जिसके तहत जितने भी उद्योग धंधे हैं उन पर स्वामित्व किसका हो गया? सरकार का। स्वामित्व और नियंत्रण, स्वामित्व भी और नियंत्रण, ये दोनों किसके हो जाएंगे? सरकार के। किसके हो जाएंगे? स्वामित्व भी और आपका नियंत्रण भी, दोनों किसके होंगे? सरकार के। स्वामित्व भी और नियंत्रण दोनों किसके हैं? सरकार के। अब बात करें, सरकार ऐसे नियम बनाएगी जिसके अंदर निजी क्षेत्र है ना, इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। निजी क्षेत्र इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। निजी क्षेत्र इसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो ये दो प्रकार की अर्थव्यवस्था है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, पूंजीवादी, एक समाजवादी। पूंजीवादी में जो जितने भी उद्योग धंधे हैं या औद्योगिक इकाइयां हैं उस पर किसका क्षेत्र है? निजी क्षेत्र हावी रहता है। कौन सा क्षेत्र? निजी क्षेत्र। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जो उद्योग धंधे हैं उन पर ज्यादा किसका? सरकार का। किसका? सरकार का। यानी निजी क्षेत्र इसके अंदर न के बराबर, एकदम जीरो। क्या? एकदम जीरो के बराबर कह सकते हैं। ठीक है सर, ये दो प्रकार हो गए। अब देखिएगा एक तीसरा रूप इनमें से निकलता है। कौन सा रूप? तीसरा। देखिएगा, इन अगर दोनों को मिक्स करें तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था यानी बीच की अर्थव्यवस्था जिसे हम कह सकते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन सी अर्थव्यवस्था? मिश्रित। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है भाई। अब हमने अपनाई कौन सी है? भारत ने अपनाई कौन सी है? भारत क्या इसके साथ गया? नहीं। इसके साथ गया? नहीं। इसके साथ गया? नहीं। हमने ये अपनाई है। कौन सी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपको ज्ञान हुआ होगा कि भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मैं डायरेक्ट आपको ये समझा देता कि हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। आपकी बुक्स में ऐसा ही दिया सिंपल भाषा में कि भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। लेकिन मैंने आपको विस्तार से बताया है कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। आप बुक्स ठीक है लेकिन थोड़ा डीपली पढ़ें, अच्छा रहेगा आपके लिए। तो भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था अपनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई है। लेकिन अब देखते हैं, अपन शुरू करते हैं किस प्रकार से क्या चीजें होंगी। निजीकरण और वैश्वीकरण था। यानी क्या था? वैश्वीकरण। चलिए अब भारत में आर्थिक सुधार की बात करें तो भारत में क्या हुआ था? जब देश आज़ाद हुआ था, देश आज़ाद होने के बाद 1950 से लेकर, कब से? 1950 से लेकर 1990 तक, ये एक टाइम पीरियड है जिसके तहत शुरू होते ही भारत ने आज़ाद होने के बाद अपनी जो अर्थव्यवस्था शुरू की, उसमें क्या कर दिया था भारत ने? हमने क्या किया था कि जो जितने भी उद्योग धंधे थे उन पर सार्वजनिक नियंत्रण कर दिया था। क्या कर दिया था? सार्वजनिक नियंत्रण। यानी जितने भी इकाइयां थी उसको किसमें नियंत्रण में ले लिया? सार्वजनिक नियंत्रण के अंदर ले लिया। सार्वजनिक नियंत्रण के अंदर कैसे? कि इसके अंदर क्या हुआ कि जितने भी उद्योग धंधे थे, क्या थे? जितने भी उद्योग धंधे थे सरकार ने क्या कर दिया? इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण। क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण। इसका अर्थ क्या है सर? राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि प्राइवेट व्यक्ति कार्य नहीं करेगी, जितनी भी संपत्तियां होंगी, उद्योग धंधे वगैरह होंगे, वो किसके होंगे? राष्ट्र के होंगे। अलग परिभाषा भी मिलती है इसकी, लेकिन आपको इतना नहीं जाना, लेकिन आपको ये समझना, राष्ट्र यानी पूरी की पूरी संपत्तियां किसकी होगी? राष्ट्र की होगी। किसकी होगी? राष्ट्र की, एक देश की होगी। तो इसके अंदर सार्वजनिक नियंत्रण होगा। सार्वजनिक नियंत्रण में क्या होगा कि इसके अंदर जो नियम होंगे, जो नियंत्रण होगा, जो नियंत्रण होगा या जो नियम होंगे, जो नियमन होगा, वो कौन करेगी? वो सारा का सारा कौन करेगी? सरकार करेगी। कौन करेगी? सरकार करेगी। कौन करेगी? सरकार। अब हमने ये क्यों किया? हमने ये इसलिए किया कि कहीं जो निजी उद्योग धंधे हैं वो कहीं मानव हित को हानि न पहुंचाए, क्योंकि उनका एक उद्देश्य होता है लाभ कमाना। सिर्फ क्या कमाना? लाभ कमाना। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या था कि हम इस प्रकार से उद्योग धंधों को नियोजित करें जिससे ज़्यादा इनपुट हम कमा सकें और सार्वजनिक हित हो सके। क्या हो सके? सार्वजनिक हित हो सके। लेकिन ये कदम हमारा उल्टा पड़ता है। होता क्या हमारे साथ? सरकार क्या कर देती है कि इतने नियम बना देती हैं, मतलब इतने नियम बना देती हैं जिसके तहत क्या हो जाता है, इन उद्योग धंधों पे, जो उद्योग धंधे हैं, जो उद्योग हैं, उन पर क्या
कठोर कानून बना दिए जाते हैं, कठोर। तो प्राइवेट व्यक्ति तो कर ही नहीं सकते। अब क्या होगा, सरकार क्या करती है कि मतलब उद्योग धंधों पे नियंत्रण करके बैठ गई। अब उद्योग धंधों में प्राइवेट व्यक्ति तो कार्य कर नहीं सकता। प्राइवेट व्यक्ति कैसे, यानी निजी कंपनियां कार्य नहीं कर पाएगी। तो सरकार के उपक्रम बढ़े। सरकार के क्या बढ़े, उपक्रम। उपक्रम कह सकते हो सरकार के, सरकारी कंपनियां उसे सरकारी उपक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, सरकारी उपक्रम। ये बढ़े, इन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन कह सकते हो कि इनका काम ऐसा रहा कि इन्होंने क्या किया, अविवेकपूर्ण तरीके से। क्या किया, अविवेकपूर्ण तरीके से, अविवेकपूर्ण तरीके से संसाधनों का दोहन शुरू किया। क्या किया, संसाधनों का दोहन शुरू किया। कैसे सर, यानी ये कैलकुलेशन नहीं कर पाए कि कितना पैसा हमें डालना है, कितना आउटपुट होगा, कितना नहीं होगा। और पूरे के पूरे नियम भी क्या है, कठोर हैं। इसके कारण सरकार का क्या हुआ, सरकार का घाटा बढ़ेगा। इसमें क्या होगा, सरकार का घाटा बढ़ेगा। अब ये चीजें हो गई। ये चीजें होने के बाद क्या हुआ कि इन दशक के अंदर क्या हुआ कि हमने क्या किया, जो विदेशी धन भी हमें प्राप्त होता था। क्या, विदेशी धन। विदेशी धन का क्या हुआ कि अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया। कैसे प्रयोग किया, अविवेकपूर्ण तरीके से। अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने लगे, जिसके तहत क्या हुआ, अविवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने लगे, जिसके कारण जो हमारे अंदर देश की अर्थव्यवस्था थी वो डगमगा गई। क्या हो गई, डगमगा गई। क्यों डगमगा गई, क्योंकि हमारे जो आयात थे, जो हमारे आयात थे वो तो हो गई ज़्यादा, और निर्यात उस समय होता नहीं था। निर्यात नहीं होता था, आयात ज़्यादा होता था। इस दिशा में बात करें, आयात भी बहुत कम मात्रा में निर्यात थी। यानी हम ऐसी अवस्था में थे जहां पर हमारी अर्थव्यवस्था कह सकते हो कि एकदम डामाडोल सी थी। बिल्कुल इनमें आउटपुट ज़्यादा नहीं मिल रहा था। अब इसमें अगर आपकी बुक्स की बात करें तो इसके अंदर क्या हुआ था, जो सरकार के एक होता आपका व्यय, एक होता आपकी प्राप्तियां। दो पॉइंट ध्यान से समझना, एक तो आपका व्यय, एक प्राप्तियां। सर ये क्या होता है पहले समझ लीजिए। व्यय, व्यय यानी आप कह सकते हो इसको खर्चा। क्या कह सकते हो, खर्च। प्राप्तियां यानी आपकी आय, यानी जो प्राप्त हो रहा है आपको। इसमें क्या हुआ, सरकार का व्यय तो क्या हो गया, बढ़ गया। सरकार का व्यय तो क्या हुआ, बढ़ गया। सरकार का व्यय क्या हुआ, बढ़ गया। और प्राप्तियां क्या हुई, डाउन हो गई। प्राप्तियां क्या हो गई, डाउन। यानी सरकार का खर्चा तो बढ़ गया और प्राप्तियां क्या हो गई, कम हो गई। क्यों, जो विदेशों से धन लिया उसका भी अविवेकपूर्ण तरीके से काम में लिया गया, और जितने भी प्रकार के संसाधन से हम उनको कैलकुलेशन नहीं कर पाए। इसके कारण क्या हुआ कि हमारी सारी की सारी व्यवस्था क्या हो गई, चरमरा गई। यानी सरकार का जो व्यय था वो तो बढ़ चुका है और प्राप्तियां क्या हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। तो अब हमारे देश के अंदर संकट पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया, संकट पैदा हो गया। संकट कैसे पैदा हो गया, संकट पैदा बात करें तो हमें राजकोष से घाटा देखने को मिला। क्या देखने को मिला, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या हुआ हमारे यहाँ, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा हुआ क्यों, कारण क्या थे, इसके बारे में भी जिक्र करते हैं। राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा की बात करें तो सीधी सीधी बात है, राज यानी सरकारी, कोष यानी खजाना। राजकोषीय घाटा, इस पर क्या हुआ, जो हमारे आयात थे, क्या थे, आयात। क्या, आयात। एक होता है आपका निर्यात। क्या होता है, निर्यात। इन वर्डों को समझ ले पहले। आयात यानी देश के अंदर किसी वस्तु को मंगवाना, या देश में कोई वस्तु आती है तो वो क्या होती है, आयात। निर्यात क्या होती है, हम जब देश वस्तु को बाहर निकाल सकते हैं। राजकोषीय घाटा क्या कहते हैं, यानी हमारा क्या हो गया, निर्यातों पर आयातों का अधिक है। यानी हम आयात तो कर रहे हैं ज़्यादा, क्या कर रहे हैं, ज़्यादा, और निर्यात क्या कर रहे हैं, कम। निर्यात क्या कर रहे हैं, कम। अब सीधी सीधी बात है कि जिस देश के अंदर जितना ज़्यादा आयात होगा उतनी ही उस देश के लिए समस्याएं पैदा होगी, और जिस देश के अंदर जितने ज़्यादा निर्यात होगा, यानी वो बाहर एक्सपोर्ट कर रहा है, माल क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट, बेच रहा है, तो उस देश के लिए क्या होगा, फायदा होगा। क्या होगा, फायदा। कैसे सर, देखिएगा, यानी पूरी अगर विश्व की बात करें तो हम विदेशी व्यापार करते हैं विदेशी मुद्रा में। किस बात में, विदेशी मुद्रा में। सीधी बात है, विदेशी मुद्रा में व्यापार होगा हमारा, इसमें होगा विदेशी मुद्रा में। अब मान लीजिएगा दो कंट्री की बात करें, मान लीजिएगा एक आपका है कंट्री ए, एक कंट्री बी। अगर मान लीजिएगा कंट्री ए ज़्यादा आयात करे, क्या करेगी, ज़्यादा आयात,
तो उसे क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी, खर्च करनी पड़ेगी। अब विदेशी मुद्रा आ तो कम रही है, खर्च ज़्यादा हो रही है, तो अब खरीदेगी किससे वो, सीधी बात है। मान लो बिग कंट्री निर्यात ज़्यादा कर रही है, क्या करे, निर्यात आयात कम कर रही है, तो इसके पास जमा क्या हो जाएगी, ये विदेशी मुद्रा कहाँ चली जाएगी, यहाँ जमा हो जाएगी, ये जमा हो जाएगी यहाँ पर, और इससे क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, क्या हो जाएगी, खर्च। तो ये बाकी देशों के साथ आराम से अपना भुगतान संतुलन वगैरह कर सकता है कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात करें कि आयात क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, निर्यातों से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, किससे, निर्यातों से आयात क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसके अंदर क्या हुआ कि पूरी की पूरी राजकोषीय घाटा, यानी हमारे अंदर राजकोषीय घाटा देखने को मिला हमारी अर्थव्यवस्था के तहत। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि आयात आपके बढ़ गए, निर्यात आपके कम हो गए। इससे क्या हुआ, विदेशी मुद्रा का भंडार क्या हो गया, हमारा कम हो गया। और कहते हैं कि 90 के दशक में सिर्फ हमारे पास 2 सप्ताह का ही विदेशी मुद्रा भंडार रहा था कि हम विदेशों से जो सामान खरीद सकते हैं वो कितने सप्ताह तक, 2 सप्ताह तक। अब जरूरत थी कि हमें कुछ नया करने की, क्या करने की, नया करने की, जिससे क्या कर सकें, हम अच्छा आउटपुट दे सकें, क्या कर सकें, अच्छा आउटपुट दे सकें। अब बात ये चीजें हो गई, अब इसको कंट्रोल कैसे करेंगे सर, ये तो इसकी परिभाषा है कि है, कहते हैं इसे हम, अब कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे करेंगे, देखो सर, जो आपके सरकार के जो ऋण है, सरकार के जो ऋण है और सरकार के जो खर्चे हैं उनको कम करेंगे, क्या करेंगे, सरकार के ऋण है, जो सरकार के खर्चे हैं, खर्च उनको क्या करना पड़ेगा, कम करेगा, कम करेंगे तभी राजकोषीय घाटा सुधरेगा। कौन सा घाटा, राजकोषीय घाटा, यानी सरकार के ऋण होंगे, सरकार के ऋण और सरकार के खर्च क्या होंगे, कम होंगे, तब राजकोषीय घाटा सुधरेगा। कौन सा, राजकोषीय घाटा। अब इसकी बात करें, राजकोषीय घाटा सुधरेगा तब हमारे अंदर मान सकते हो कुछ व्यवस्थाएं सुधरेगी, क्या सुधरेगी, व्यवस्थाएं सुधरेगी। अब करना क्या पड़ेगा, हमें करना यह पड़ेगा कि अपनी जो पॉलिसी है, अपनी पॉलिसी है उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, व्यापार घाटा, क्या पढ़ते हैं, व्यापार घाटा। जैसे हमने राजकोषीय घाटा कहा था उसी प्रकार ये व्यापार घाटा भी है। इसमें भी सीधी सीधी बात क्या है, इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा है आयातों का निर्यातों पर आधिक्य, क्या है, आयातों का निर्यातों पर आधिक्य, यानी सिंपल भाषा में क्या हो रहा है कि जो आपके निर्यात है वो तो कम है, आयात क्या है, ज़्यादा है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था घाटे में चली जाएगी, व्यापार घाटा, साफ साफ पता चल रहा है घाटा हो रहा है, क्या हो रहा है, घाटा। इसके अंदर हो क्या रहा है, आयात तो आपके बढ़ रहे हैं और निर्यात क्या हो रहे हैं, आपके कम हो रहे हैं, निर्यात क्या हो रहे हैं, आपके कम हो रहे हैं, सीधे सीधे क्या होगा, व्यापार घाटा होगा, क्या होगा, व्यापार घाटा होगा। अब ये व्यापार घाटा हुआ क्यों, जो आपका व्यापार घाटा था ये हुआ क्यों, ये हुआ इसलिए व्यापार घाटा कि इसके अंदर क्या हुआ कि उद्योग धंधों पर जो सरकारी नियंत्रण था, जो उद्योग धंधे थे उन पर जो सरकारी नियंत्रण था वो क्या था, वो हद से ज्यादा था, क्या था, हद से ज्यादा। कैसे, उद्योग धंधों पर सरकार इस प्रकार से नियंत्रण करके बैठ गई कि प्राइवेटेशन यानी प्राइवेट कंपनियों के लिए पूरे के पूरे रास्ते रोक दिए गए। व्यापार घाटे में हुआ क्या कि सरकार की जो प्राप्तियां थी, यानी सरकार की आय होनी चाहिए, वो तो क्या हो गई, डाउन हो गई, और सरकार की जो आय कह सकते हो, इनकम कह सकते हो, वो होनी चाहिए थी, वो क्या हो गई, कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई। इसके अंदर बहुत सारे कारण आते हैं जिसके तहत कह सकते हो कि व्यापार घाटे के तहत उद्योग धंधे के ऊपर नियंत्रण करने से भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार के हमें ऐसे प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिले। कैसे प्रभाव, प्रतिकूल, अनुकूल प्रभाव नहीं है, कैसा प्रभाव है, प्रतिकूल, प्रतिकूल प्रभाव, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था हमने अपना चुके थे हम, यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो देश के लिए क्या नहीं है, अनुकूल नहीं है, कैसी है, प्रतिकूल है, कैसी है, प्रतिकूल है। अनुकूल होती तो क्या होता, अनुकूल होती तो हमारी जीडीपी ग्रोथ करती, हमारी कह सकते हो राष्ट्रीय आय बढ़ती, हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ती। लेकिन क्या हो चुका था, उद्योग धंधों पर सरकार नियंत्रण हो चुका था, इसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था प्रतिकूल अवस्था में चली जा रही थी। दूसरा पॉइंट इसके अंदर क्या हो रहा था सर, इसके अंदर हो रहा था जो उत्पादन की लागत है,
उत्पादन की लागत है, दूसरा मैं बता रहा हूँ इसी का व्यापार घाटे का, ध्यान समझना। उत्पादन की लागत थी वो तो क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, कंटिन्यू क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और उत्पादन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। उत्पादन की लागत तो क्या हो रही है, बढ़ रही है। कैसे सर, यानी जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में, मान लो प्रोडक्ट ए है, मान लो प्रोडक्ट ए है, अब लागत यानी कॉस्ट प्राइस, क्या कहते हैं इसे, कॉस्ट प्राइस, ये लागत तो क्या आ रही है, बढ़ रही है, लागत तो क्या आ रही है, बढ़ रही है। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है या उत्पादन है या क्वांटिटी है, क्वालिटी और क्वांटिटी यानी जो गुणवत्ता और जो मात्रा है वो क्या है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है, बढ़ नहीं रही है, घट रही है। क्या हो रही है, घट रही है। कैसे सर, मान लीजिएगा ये वस्तु, मान लीजिएगा कच्चा मटेरियल लागत है मान लो इसकी 20 रुपये, मान सकते कितने रुपए, 20 रुपये, कितने रुपए, 20 रुपये। लेकिन इस पर मेहनत करके अगर इसने कंप्लीट की और बाजार में 30 रुपये में आ रही है, कितने में आ रही है, 30 रुपये। लेकिन उत्पादन क्या हुआ इसका, कम हो रहा है। कैसे, 30 रुपये की वस्तु तो आई आपके सामने, लेकिन इसमें जो आपने इनपुट लगाया है वो कम से कम कितना पड़ गया, मान लीजिए 28 या 29 रुपये का पड़ गया। तो सरकार को क्या प्राप्त हुआ, 1% टैक्स प्राप्त हुआ। उससे सरकार राजकोष से घाटा है, आपका जो व्यापार घाटा है वो पूरा का पूरा खत्म नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता। उत्पादन की लागतें ज़्यादा होना और उत्पादन क्या होना, कम होना, ये भी किसको दर्शाता है, व्यापार घाटे। किसको दर्शाता है, व्यापार घाटे। ठीक है। तीसरा अगर बात करें, उत्पादन की जो दर है उसमें मैंने उत्पादन की लागत बात की है, इसमें क्या है, उत्पादन की जो वर्दी है, वर्दी वो क्या है, काफी धीमी है। क्या है, काफी धीमी है। उत्पादन की वर्दी धीमी है और अपनी जो गुणवत्ता है, गुणवत्ता क्वालिटी, वो भी क्या है, काफी लो है। अब सिंपल सी बात भाषा में बात करें कि किसी भी प्रोडक्ट को अगर बाजार के अंदर अपनी मार्केट बनानी है, अपना मार्केट बनाना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी उत्पादन की जो रेट है वो ज्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और आपकी क्वालिटी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी वो चीज बाजार में टिक पाएगी। कैसे, सिंपल भाषा में बात करें, अपन एक ही एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। कैसे, देखिएगा, हम देखते हैं भारतीय बाजार में आप जिसे स्मार्टफोन का यूज करते हैं उसके अंदर समझिएगा, मान लीजिएगा एक आप कंपनी देखते हैं माइक्रोमैक्स, नाम सुन रखे हैं, है माइक्रोमैक्स, सुन रखा है नाम, इंडियन कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसकी उत्पादन की दर भी क्या है, काफी लो है, और क्वालिटी भी क्या आती है, काफी कमजोर आती है। इसके मुकाबले विदेशी कंपनियां, आज चाइनीज कंपनियों ने मार्केट को पूरा का पूरा हमारे ग्रहण कर चुकी है पूरी की। कैसे कि सर क्या है, इनकी उत्पादन की रेट भी ज्यादा है। आप देखते हो 15-20 दिनों बाद में हर एक नई सीरीज आती है, हर नया मॉडल आता ही नहीं आता, और क्वालिटी मस्त मिलती है, गजब की क्वालिटी मिलती है। दूसरी चीज क्या हुई, जो इनका जो लागत है या हमारे पे जो कॉस्ट पड़ रही है, यानी इसका जो मूल्य है वो क्या रह रहा है, कम रह रहा है। इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य ज्यादा है, उत्पादन की वृद्धि भी क्या हो रही है, कम हो रही है, गुणवत्ता भी क्या है इसकी, कम है। लेकिन ये चीजें क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ये माइक्रोमैक्स टिक पाएगा क्या, नहीं टिक पाएगा। कंपनियां बहुत सी आप कोई भी देख सकते हो, आपकी जो ब्रांड आते हैं, एमआई, लिनोवा, वीवो, ओप्पो, जो भी, इसके साथ टिक पाएंगे, ये टिक नहीं पाएगा माइक्रोमैक्स। क्यों नहीं टिक पाएगा, क्योंकि उत्पादन की वृद्धि भी क्या है, कम है, गुणवत्ता भी क्या है, कम है इसकी। ठीक है। दूसरा बात करें तो भुगतान संतुलन। क्या बात करें, भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन सर ये क्या होता है, देखिएगा, भुगतान संतुलन का सिंपल भाषा में बात करें तो यानी हम बाकी विश्व के साथ कितने प्रकार से लेन देन कर रहे हैं, उनका संक्षिप्त जो विवरण है उसे हम क्या कहते हैं, भुगतान संतुलन। कैसे, मान लीजिएगा ये इंडिया है, मान लीजिएगा ये इंडिया है, मान लीजिएगा इसने बाकी देशों के साथ जितना व्यापार किया, क्या किया, व्यापार किया, क्या किया, व्यापार, इनका संक्षिप्त जो ब्यौरा है वो क्या कहलाता है, भुगतान संतुलन। यानी कितनी चीजें आई, कितनी चीजें गई, कितनी चीजें आई या कितनी चीजें गई। तो उस समय क्या था, हम बात कर रहे हैं, बताया आपको 90 से पहले की, इस समय की बात कर रहे हैं। हमने अभी ये शुरू नहीं किया उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। पहले हम पढ़ रहे हैं कि हमें इनकी आवश्यकता पड़ी क्यों थी, इनकी आवश्यकता पड़ी क्यों थी। अब क्या हुआ, भुगतान संतुलन के अंदर क्या हुआ कि जो हमारा व्यापार था बाकी देशों के साथ अगर मुकाबले बात करें तो विश्व के कंपैरिजन में देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक नगण्य अर्थव्यवस्था के रूप में कैलकुलेशन की जाने लगी। क्यों करने लगी,
क्योंकि अपना जो व्यापार घाटा है भुगतान संतुलन में ये चरमरा चुका था, पूरा का पूरा क्या हो चुका था, चरमरा चुका था। सर भुगतान संतुलन के अंदर लास्ट में अगर बात करें 1990 के दशक की, तो हमारे पास विदेशी व्यापार करने के लिए, या कह सकते हो जो आपका विदेशी मुद्रा भंडार था, जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो कितना रहा था, 2 सप्ताह का। बड़ी विडंबना की बात कह सकते हो, ये सिर्फ 2 सप्ताह का रहा था हमारे पास कि हम विदेशों से आयात कर सकें। 2 सप्ताह का हमारे पास क्या रहा था, विदेशी मुद्रा भंडार। सर अब क्या होगा, अब क्या हुआ कि हमने विदेशों से धन मांगा, क्या मांगा, धन मांगा कि हमें लोन चाहिए, क्या चाहिए, लोन चाहिए। तो लोन चाहिए, उसके लिए विदेशों ने क्या कर दिया कि हमारी अर्थव्यवस्था का कैलकुलेशन किया, तो उनको लगा कि यार इसके अंदर तो सरकारी नियंत्रण बहुत ज़्यादा है, काफ़ी जटिलता है, तो बाकी विश्व क्या करेगा, आपको लोन देने से बचेगा, क्या करेगा, लोन देने से बचेगा। तो लेकिन अब क्या हुआ कि भारत को लोन की आवश्यकता है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको सरकारी नियंत्रण हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सरकारी नियंत्रण हटाना पड़ेगा। हुआ क्या, देखिएगा हुआ क्या, इसके तहत क्या हुआ कि 2 सप्ताहों का जब हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार रहा, तो हमने आपकी 2 संस्थाएं हैं, देखना कौन कौन सी, एक तो आपकी हैं, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक आपकी है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, एक संस्था है WMF, वर्ल्ड मॉनेटरी फंड। हिंदी में कहें तो इसको हम कहते हैं विश्व बैंक। क्या कहते हैं, विश्व बैंक। मैं संस्थाएं समझा रहा हूं आपको, विश्व बैंक, WTO इसको कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। क्या कहते हैं, विश्व व्यापार संगठन। क्या कहते हैं इसको, विश्व व्यापार संगठन। WMF, वर्ल्ड मॉनेटरी फंड, यानी विश्व मुद्रा कोष, विश्व मुद्रा कोष। ये 3 प्रकार के कह सकते हो संगठन है जो पूरे विश्व को संचालित कर रहे हैं इकोनॉमी के मामले में। किसके मामले में, इकोनॉमी मामले में। तो हम भारत की बात में आते हैं, मैंने इसलिए समझाया आपको अच्छे से समझ में आए। अगर मैं सीधा बोल देता WB या वर्ल्ड बैंक तो आपको समझ में नहीं आता। यानी तीनों क्या करते हैं, पूरा मॉनिटरिंग करते हैं पूरे विश्व की, किस प्रकार से किस देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, क्या चल रही है, क्या नहीं चल रही। तो भुगतान संतुलन के तहत हमारे पास हमने बात की थी 2 सप्ताहों का, कितने सप्ताह का, 2 सप्ताह का 1990 के तहत। राजनीतिक बात करें, राजनीतिक व्यू से, उस समय सरकार होती है PV नरसिम्हा की। किसकी सरकार होती है, PV नरसिम्हा की। PV नरसिम्हा की सरकार। और अर्थशास्त्री उस समय कह सकते हो वित्त मंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने आवेदन किया वर्ल्ड बैंक से, इनसे, तो क्या कि भाई हमें लोन चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप क्या करें, आपको लोन तो दिया जाएगा, सशर्त लोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, सशर्त, यानी शर्तों के साथ लोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, शर्तों के साथ। किसके साथ लोन दिया जाएगा, शर्तों के साथ। चलो भाई मान लेते हैं। अब शर्तों के साथ हुआ क्या, शर्तों के साथ हमें जैसे ही लोन मिला, हमने भारत के अंदर 3 ये नए वर्ड, कौन से वर्ड, ये वर्ड अपनाए, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इनका हम डिटेल्स में देखेंगे सॉल्यूशन कि उदारीकरण किसे कहते हैं, निजीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। ठीक है। तो भारत के अंदर आर्थिक सुधार 1990 से, आप कह सकते हो 1950 से 1990 का काल शुरुआत आई। ये काल जो हमने बातें की है, ये कब तक की है, सिर्फ ध्यान रखना, अभी हम 1991 में नहीं आए, ध्यान कर लेना, 1991 में नहीं आए, सिर्फ हमने पूर्व की बातें की कि कैसी चीज़ें होती थी, क्या होती थी। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में कि किस प्रकार के हमने इनको अपनाया था, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।